आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोग? जी सर, क्लियर है सर। ओके। गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग पहला क्लास शुरू करेंगे हायर एजुकेशन का। आप सबको पता होगा कि हायर एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा प्रणाली, ये हमारा फर्स्ट पेपर का यूनिट नंबर 10 है। 10वें यूनिट में हम लोग हायर एजुकेशन को पढ़ रहे हैं। क्लासेस में आवाज थोड़ी आ रही है आप लोग की। आप लोग कम करेंगे तो वो क्लासेस प्रॉपर वे पे सही से चलेगी। आप लोग 4 लोग जुड़े हैं इस क्लास में अभी तक के। मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन जो सिस्टम है, उच्च शिक्षा प्रणाली जो है, उसके पहले आप लोग से ये सवाल है मेरा कि शिक्षा की समाज में क्या आवश्यकता है। आप लोग आवाज के माध्यम से मुझे जवाब दे सकते हैं। आज शिक्षा का इस समाज में आवश्यकता क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन है यह। समाज के बेहतर विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। समाज के बेहतर विकास के लिए शिक्षा जरूरी सर, अच्छी संस्कृति, अच्छे विचार के लिए शिक्षा जरूरी है। है। बेहतर विकास के लिए। दूसरा, अच्छी संस्कृति। और क्या बोले आप? अच्छे विचार सर। के विचार के लिए संस्कृति और विचार उन्नत हो, इसलिए समाज को शिक्षा की आवश्यकता है। और किसी का कोई जवाब है क्या? ठीक। देखिए, समाज में आज शिक्षा की जो मूलतः आवश्यकता है, वो फैक्ट बात यह है कि हमारे, जैसे कि आपने बताया कि बेहतर विकास के लिए, सामाजिक विकास के साथ साथ आप लोग ने बताया कि संस्कृति और विचार। आज अच्छे संस्कृति और विचार और अच्छे विकास के लिए हमको शिक्षा की आवश्यकता है। आप सबको बता दें कि शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप सबके बीच ये बात सनद रहे कि शिक्षा जिसके पास है आज, वो कहीं ना कहीं अपने समाज को, अपने संस्कृति को, अपने विचार को उन्नत बना रहा है, विकसित कर रहा है। और प्राचीन भारत में भी, प्राचीन भारतीय हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं तत्वों को लेकर के आगे आई है। आप सबको बता दें कि प्राचीन भारतीय शैक्षिक प्रणाली जो है, वो अनुशासित थी। वो अनुशासित थी और साथ ही साथ वो मूल्यों पर आधारित थी। अनुशासित का मतलब अनुशासन, जिसमें हम लोग गुरु शिष्य की अनुशासन की बात भी कर सकते हैं। कई सारे वे मूल्यों पर आधारित थी, साथ ही साथ वे संस्कृति के निर्माण पर केंद्रित थी। आप लोग में जो जवाब दिए हैं, वे बहुत अच्छा एक जवाब मिला है, जिसका मिलान हमारे कंटेंट से भी होता है। संस्कृति के निर्माण, एक अच्छी संस्कृति
देना एक समाज में वो एक शिक्षा की कहीं एक महत्वपूर्ण बिंदु है। समाज आज शिक्षा ग्रहण इसलिए भी कर रहा है कि भाई समाज आज विकसित हो, समाज में अच्छे संस्कृति, अच्छे वातावरण निर्मित किए जा सके, क्योंकि अच्छे संस्कृति, अच्छे वातावरण के अभाव में आज बेहतर विकास हो पाना बहुत मुश्किल है। और पुरानी जो संस्कृति और जो परंपरा पर आधारित जो शिक्षा थी, उसके साथ ही साथ शिक्षा में विश्वास, सम्मान, आज भी आप देखेंगे कि गुरु और शिष्य के प्रति जो विश्वास है, जो सम्मान है, जो ईमानदारी है, वो आज भी बरकरार है। फिर देखेंगे कि गुरु शिष्य की अपनी अलग गरिमा है, अपनी अलग शिष्टाचार है। और साथ ही साथ मानवीय मूल्य जो है इसमें समाहित है। और वो मानवीय मूल्य जो है वो किसी भी स्वतंत्र उन्नत समाज के निर्माण में, समाज के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों शामिल होते हैं। और शिक्षार्थी और शिक्षा के बीच यदि विश्वास, सम्मान, ईमानदारी, गरिमा, शिष्टाचार, मानवीय मूल्य का अभाव होगा, अगर उसकी कमी पाई जाएगी, तो शिक्षा पूर्ण शिक्षा नहीं हो पाएगा। और जैसे कि आप लोगों ने बताया कि शिक्षा की आवश्यकता हमें बेहतर विकास के लिए होता है, आपने बताया कि शिक्षा का आवश्यकता हमें हमारी संस्कृति के निर्माण में होता है, हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये सबको पूरा कर पाना मुश्किल होगा जब शिक्षा में विश्वास, सम्मान, ईमानदारी, गरिमा, शिष्टाचार, मानवीय मूल्य का अभाव होगा। तो समाज में इन सभी को बनाए रखने के लिए व्यापक रूप से समाज के निर्माण में हमें इन सभी तत्वों को मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे समाज के सुदृढ़ निर्माण के लिए हमें हमारे समाज को सहायता करेंगे। अब थोड़ा सा इससे आगे हम बढ़ते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा दो तरह से प्राचीन काल में शिक्षा को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। आप सबको बताएं कि शिक्षा को प्राचीन काल में दो कौन कौन से वर्गों में विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। आप सबसे जितने लोग क्लास में ज्वाइन है, मैं उनसे कहूंगा कि क्लास ऑनलाइन तो चल रही है, आप लोग ऑफलाइन तो नहीं है, ऑनलाइन ही है। तो ऑनलाइन आपने जो अपने कॉपी बनाए हैं उसके बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग कंटेंट को लिखिएगा, क्योंकि वही कहानी है कि शिक्षा आप ग्रहण ऐसे कीजिए कि उससे अच्छी संस्कृति, अच्छे विचार और बेहतर विकास की जा सके। तो इसकी शुरुआत अपने से करनी है, हमें खुद से अपना शुरुआत करना पड़ेगा। आप अपने कॉपी को बढ़िया से बनाइए, और हमारा मकसद एक समाज में बहुत अच्छे निर्माता बनना है। तो समाज के अच्छे निर्माता बनने के लिए आप शुरुआत अपने से करेंगे। अच्छे से नोट बनाइए और बढ़िया से इसको लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं ये कंटेंट फुल होने के बाद मैं इसको फिर से इरेज करके फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा। तो प्रॉपर वे पे इसका नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग।
कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आपको आवाज में दिक्कत होगा तो मुझे रिप्लाई कीजिएगा मौखिक रूप से। तो बताऊं आपको कि प्राचीन काल में शिक्षा को तो ध्येय से देखा जाता था, जिसमें पहला है पराज्ञान और दूसरा अपराज्ञान। आप में से कोई मुझे बताएंगे कि पराज्ञान क्या होता है? देखिए, टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है आप लोग की तरफ से भी। जब तक मुझे रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं समझूंगा कि मेरी क्लास व्यर्थ जा रही है। जरूरी है कि आप लोग मुझे भी बताएं और मैं भी बताऊं कुछ आपको। देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षक का एक दायित्व होता है समाज से सीखना और समाज को सिखाना। अर्थात हम दोनों, आप यहाँ पे उपस्थित हैं शिक्षार्थी और शिक्षक, दोनों का उद्देश्य हमारा शिक्षा ग्रहण करना ही है। कोई सीख के सिखाता है तो कोई सीखते सीखते सीखता है। शिक्षक का काम यही है। तो हम भी कुछ सीख रहे हैं आपसे और आप भी हमसे कुछ सीखिए, तो टू वे कम्युनिकेशन से काम चल सकता है। तो बताइए आप लोग, पराज्ञान क्या होता है आपके हिसाब से? कुछ है नॉलेज? नहीं है तो नो सर करके आगे बढ़ते हैं पॉइंट। पराज्ञान जो हम समाज में रह के किसी के जैसे कोई सिखा रहा है हमें, हम समाज से सीखते हैं, कहने का मतलब। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। और कोई है क्या? सर वेदों से मिली ज्ञान। वेदों से मिली ज्ञान। और कोई? ओके। तो पराज्ञान अर्थात वह ज्ञान जो हमको वेदों से मिलता है। याद रहे कि वेद, पुराण, उपनिषद, ये प्राचीन काल में हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख साधन थे और आज भी हैं। और इस पराज्ञान में, इस पराज्ञान को हम वेदों से प्राप्त करते थे। अर्थात ये उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान कहे जाते थे। याद रखिएगा, ये पराज्ञान, ये उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान होती है। प्रमुख रूप से इसको हम वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, भागवत, इस तरीके से चीजों से हम इसको सीखते हैं। पराज्ञान अर्थात कहीं ना कहीं एक बात इसमें कोडिंग के रूप में आप याद रखिएगा कि निर्भर हम किसी वेद और पुराण पर रहते हैं, इसलिए इस ज्ञान को पराज्ञान कहा गया है। इसमें सिखाने वाले हमको वेद, उपनिषद, पुराण, पौराणिक ग्रंथ आदि सब इसमें हमारे सहायता करते हैं। तो अर्थात इसलिए कहा गया कि हम पराज्ञान में निर्भर रह के, गीता, पुराण, पुस्तक पर निर्भर रह के हम इस ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो ये पराज्ञान है। अब दूसरी बात है अपराज्ञान। जैसे कि आपने पराज्ञान को बताया, तो अपराज्ञान के बारे में भी आप लोग, कुछ आपके दिमाग में होगा, तो बताइए। कुछ नया सीखने के लिए आए हैं तो जरूर से आपको चाहिए कि आप एक नए चीजों को अपने विचार से, अपने दिमाग से सोच के बताइए।
बताइए, पराज्ञान के बाद अपराज्ञान क्या होता है आपके हिसाब से? चलिए ठीक है, आप लोग का कोई जवाब नहीं है, मतलब शायद इसको हम लोग नया चीज सीखेंगे आज। अपरा ज्ञान में निर्भरता नहीं है, याद रखिएगा। डिपेंडेंट नहीं है ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है। मैं कुछ कुछ नए टॉपिक, नए कंटेंट, नए वर्ड्स को यूज करूंगा, इसलिए क्योंकि आज के डेट में जो कंपटीशन एग्जाम हम दिलाते हैं, चाहे वो नेट के हो, चाहे वे सेट के हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के पीएचडी के हो, तो देखिए सिलेबस से तो कोई भी पढ़ लेगा। सिलेबस दिया है नेट सेट का यूजीसी के द्वारा, उसको कोई भी पढ़ लेगा, पढ़ना आसान है सिलेबस को देख के। आज के डेट में सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस चीजों को जानना, आउट ऑफ सिलेबस तक आज पहुंच होना चाहिए, तब हम कहीं 6% में आएंगे, याद रखिएगा। तो उस 6% के लिए हम यहाँ आए हैं और 6% के लिए हम काम कर रहे हैं। तो कुछ नए चीजों को आप लोग जरूर से नोट करते जाइएगा, जैसे निर्भरता और स्वतंत्रता और निर्भरता। तो जरूरी है, ये नया कंटेंट है, नया टॉपिक है, नए वर्ड्स है, तो इसको नोट कीजिए। अपरा ज्ञान स्वतंत्र होता है, निर्भरता रहित होता है, ये निर्भरता रहित होता है ये। अतः इसमें हम लोग कोई वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथों पर निर्भर नहीं रहते हैं। अतः ये अपरा ज्ञान मूलभूत रूप से अनुभव पर आधारित होते हैं। और ये ज्ञान को हम अनुभव से प्राप्त करते हैं, अनुभव से प्राप्त करते हैं। आप सबने कईयों स्थानों पर आपने उदाहरण दिए होंगे, अपने से छोटे को, अपने से बड़ों को, अपने से अपने परिजनों से सीखे होंगे कि सबक एक बहुत बड़ा गुरु होता है, सबक ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। ऐसा हमने कहीं भी सुने हैं, आप सबने सुना होगा। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है सबक अपरा ज्ञान का। तो आइए जानते हैं कि अपरा ज्ञान जो है वो हमको अनुभव से प्राप्त होता है, और ये हमें कोई नहीं सिखाता है, इसकी कोई पुस्तक नहीं है, इसके कोई ग्रंथ नहीं है, इसके कोई उपनिषद नहीं है, इसके कुछ पौराणिक गाथाएं नहीं है। अपरा ज्ञान जो है वो हमें अनुभव से प्राप्त होता है, और अनुभव ही इसमें सबसे बड़ा हमारा गुरु होता है। जितने हम अनुभव को प्राप्त करते जाते हैं, कार्य करते जाते हैं, और हम सीखते जाते हैं। और यह एक धर्मनिरपेक्ष विज्ञान है, याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष विज्ञान है ये। कोई भी एक छोटा सा चीज अगर आपको समझ में नहीं आया तो जरूर से मुझे हैंड रेज करके मौखिक रूप से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे कि हम सबका सीखना सार्थक हो। तो इतना चीज आप लोग को अगर समझ में आया हो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ूंगा। आया तो यस बोलेंगे, और अगर नोट हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ता यस सर, क्लियर है। हूँ। चलिए, इसको इरेज कर दूं मैं, नोट कर लिया आप सब? जी सर। ठीक।
और प्राचीन काल में शिक्षा की दो प्रणालियां सामने आई। दो प्रणालियां सामने आई और उसी से शिक्षा का विकास होता गया। और वे दोनों जो प्रणाली है, उसमें एक जो प्रणाली है शिक्षा की, वो थी वैदिक, और दूसरा जो प्रणाली है शिक्षा की, वो है बौद्ध। कुछ बताएंगे आप लोग वैदिक जो शिक्षा की प्रणाली है उसके बारे में? आप लोग अगर सुने हैं कुछ तो। कोई एक वैदिक के बारे में बता दीजिए अगर जानते हैं तो। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। तो जो वैदिक जो शिक्षा है, वैदिक जो शिक्षा की प्रणाली थी, ये कहीं ना कहीं इसका जो केंद्र बिंदु है, ये जो केंद्रित था, वो वेदों पर, वेदांगों पर, उपनिषदों पर केंद्रित थी। ध्यान रहे कि ये जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है, ये वेदों, वेदांगों, वेद के अंगों को वेदांगों कहा गया है। उपनिषद, वेद का भाई उपनिषद ग्रंथ, इन सब पर ये केंद्रित थी वैदिक शिक्षा प्रणाली। अगली बात है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली केंद्रित तो वेद, वेदांगों और उपनिषदों पर थी। याद ये रखना है कि इसकी भाषा जो है वो संस्कृत थी। प्रमुख है इसमें वेदों पर केंद्रित शिक्षा प्रणाली, इसकी भाषा संस्कृत थी। यहाँ उपस्थित आप लोग 4 पार्टिसिपेट किए हैं क्लास को। चारों से मैं सुनना चाहूंगा कि आपने वेद या भगवत गीता देखा है, और देखा है तो उसमें कौन सी भाषा में लिखा होता है? मुझे आप लोग रिप्लाई दीजिए। नहीं देखे हैं आप लोग मतलब? सर संस्कृत में शायद। संस्कृत में है ना भाई, एक जन का जवाब आया है। और बाकियों का, बाकी लोग नहीं देखे हैं? चलिए ठीक है, आप सभी देखिएगा। भगवत गीता हो गया, तो भगवत गीता एक हमारे वेद का पार्ट है, अंग है एक। तो वो देखेंगे आपकी संस्कृत में लिखा हुआ है। तो संस्कृत हमारे वैदिक शिक्षा प्रणाली की जो वैदिक शिक्षा है, इसकी एक प्रमुख भाषा है संस्कृत। जरूर से इसको याद रखिएगा। दूसरा है बौद्ध। जो शिक्षा की दूसरी प्रणाली है उसका नाम है बौद्ध। और बौद्ध जो है ये केंद्रित था, वो था स्कूलों पर। स्कूलों के साथ साथ
जो उस समय के प्रमुख बौद्ध स्कूल रहते थे, तो इसको प्रमुख बौद्ध स्कूल लिख लीजिएगा। प्रमुख बौद्ध स्कूलों पर केंद्रित था, और कहीं ना कहीं स्कूलों के जो अपने विचार रहते थे उन पर ये केंद्रित थे, विचारों पर उनके। साथ ही जानना यह भी जरूरी है कि जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली था, ये बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो है उसका भाषा जो है वो पाली था। पाली भाषा प्रमुखता से इसमें उपयोग में लाई जाती थी। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके फिर आगे चीज को हम लोग जानते हैं। अगर हो गया है तो नेक्स्ट करते हैं फिर। जी सर, हो गया। ओके, चलिए ठीक है। आइए हम लोग अब एक एक करके इसको अच्छे से जानते हैं कि इसमें और क्या विशेष बात थी, इसकी विशेषता अलग। तो वैदिक जो प्रणाली थी, वैदिक जो शिक्षा प्रणाली थी, इसमें जो बच्चे की जो, जैसे आज स्कूल में हम लोग भर्ती करने जाते हैं बच्चों को, या स्कूल में आज प्रवेश प्राप्त करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी उम्र आज देखेंगे तो मैं सोचता हूँ 3 साल का बच्चा भी आज स्कूल जाता है। कोई टिनी कॉटेज का नाम है, कोई नर्सरी, कोई प्रेप 1, कोई प्रेप 2, इस तरीके से। तो उस समय की जो वैदिक शिक्षा प्रणाली था, तो उसमें ये बच्चों को जो प्रवेश के जो उम्र थे, तो उस समय 5 वर्ष था। 5 वर्ष में प्रवेश पा सकते थे, अर्थात 5 वर्ष में शिक्षा प्रारंभ कर सकते थे। याद रखिएगा। और साथ ही साथ जैसे आज कॉलेज में देखेंगे आप लोग, तो कॉलेज में जब जाते हैं तो कॉलेज में वेलकम पार्टी होता है, फ्रेशर होता है ना भाई। उसी तरीके से इनका जब शुरुआत होता था शिक्षा सत्र का, तो उसमें उनका शुरुआत में विद्या आरंभ समारोह रखा जाता था। विद्या आरंभ, ये जो विद्या आरंभ समारोह है, ये उन विद्यार्थियों, उन शिक्षार्थियों के लिए आयोजन किया जाता था जिसमें देवी सरस्वती की पूजा, जैसे कि आज भी स्कूल शुरू होता है तो की सर जाती है। सर, नीचे का दिख नहीं रहा है। ओके, ठीक है। तो विद्या आरंभ तक दिख रहा है आप लोग को ना? जी सर, विद्या आराम समारोह कर। है ना भाई? विद्या आरंभ समारोह किया जाता था। इधर लिखूं तो चलेगा? जी सर। ओके। इसमें याद ये भी चीज रखना है कि देवी सरस्वती की पूजा की जाती थी, और देवी सरस्वती की पूजा के साथ विद्या आरंभ समारोह मनाते थे। और आज देखेंगे कि स्कूल जो है वो एक समय होता है स्कूल का कि भैया बच्चा 10 बजे जाता है, 4 बजे आ जाता है।
उस समय पे वैदिक शिक्षा प्रणाली में इस तरह से घटना नहीं था। वे घर छोड़ना, एक शिक्षक के साथ रहना, गुरुकुल पद्धति जानते हैं आप लोग, गुरुकुल सर। नीति पर चलाया जाता था उस समय पे, और जिसमें बच्चा घर छोड़ता था और गुरु के साथ रहता था। गुरु के साथ रहना और जीवन की अनेक सीख वो गुरु के साथ ही अर्जित करता था। और इसके लिए बच्चों को एक उपनयन समारोह, उपनयन नामक एक समारोह भी था जो आयोजित किया जाता था। उपनयन समारोह होता था वहां पे, और उपनयन समारोह जो है वो सेकेंडरी था, याद रखिएगा। ये पहला समारोह विद्यारंभ और ये दूसरा समारोह जो है वो था उपनयन। तो ये उपनयन समारोह जो था वो उस समय पे चलाई जाती थी, और विद्यार्थी अपनी जाति, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय जाति, वैश्य है तो वैश्य जाति, इन जातियों के केवल बच्चों के अनुसार अलग अलग उम्र में इनके समारोह का अभ्यास करते थे। ठीक है, इतना को पहले नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे और भी लिखवाऊं, इसके लिए इरेज करना पड़ेगा मुझे। अभी हम वैदिक में ही चल रहे हैं और वैदिक के बाद अपन दूसरे में आएंगे। हो गया तो मिटाऊं? यस सर, हो गया। ओके। ये उपनयन और विद्या आरंभ समारोह कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और वैदिक शिक्षा प्रणाली का जो एक और विशेषता था वो ये था कि वैदिक शिक्षा में श्रम अर्थात मेहनत, श्रम का अधिक महत्व था, और श्रम पर जोर दिया जाता था। जैसे उस समय पे पहाड़ों पर लकड़ी लेना, खाना बनाना सीखना, गुरुकुल की साफ सफाई से लेके बहुत सारे ऐसे काम थे जो श्रम से संबंधित थे। अब इसलिए बच्चे जो है उस समय पे कुछ नया चीज सीखने की लालसा, ललक और होनहार बच्चे उस समय पे हुआ करते थे, और वे दार्शनिक ज्ञान भी प्राप्त करते थे। उस समय अगर रुचि रही उनको तो दार्शनिक ज्ञान भी उनको प्राप्त कराया जाता था, और कई सारे उनको काम करना पड़ता था। और काम जैसे होता है तो परिचर्चा और चर्चा प्राचीन काल में भी शिक्षा का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। याद रखिएगा, परिचर्चा, चर्चा परिचर्चा लिख लीजिएगा, चर्चा परिचर्चा शिक्षा के प्रमुख हिस्सा थे। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे
विश्वविद्यालयों के बारे में तो आप लोग को पता चलेगा कि तक्षशिला, नालंदा जैसे बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय थे, वहां पे चर्चा परिचर्चा के माध्यम से ही उन लोग का प्रवेश होता था, जिसको आज की डेट में हम लोग एक नया रूप एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। कोई भी आज हमको एडमिशन लेना पड़ता है कहीं भी, तो हम लोग को एंट्रेंस दिलाना पड़ता है। तो उस समय पे चर्चाएं परिचर्चाएं होती थी, और चर्चा परिचर्चा के माध्यम से प्राचीन काल में बच्चों का प्रवेश होता था। तो ये तो वैदिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख विशेष बात रही। अब हम लोग इसकी अवधि जान लेते हैं। तो जो प्राचीन काल में जो वैदिक शिक्षा प्रणाली था, उसमें शिक्षा की अवधि जो है वो बौद्ध प्रणाली में एक बच्चे ने 8 साल की उम्र में अपनी शिक्षा शुरू की, जिसमें प्रबज्जा और प्रबज्जा नामक एक समारोह हुआ करता था। ये वैदिक शिक्षा का पॉइंट खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। शिक्षा की अवधि। तो याद रखिएगा कि 8 साल की उम्र में अपनी शिक्षा शुरू, और वहां पे वैदिक में, अभी हम लोग वैदिक को देखे हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली जो था उसमें 5 साल का हम लोग शिक्षा का प्रवेश काल समझते थे। 5 साल के बच्चों को उसमें प्रवेश देने का बात था, और 5 साल के बच्चे प्रवेश पा सकते हैं इसमें। और इसमें 2 प्रोग्राम होते थे। 2 प्रोग्राम में जैसे आपने अभी समझा कि एक प्रोग्राम विद्या आरंभ समारोह, और दूसरा अल्टरनेट पे था उपनयन समारोह। दोनों में से कोई एक उस समय हुआ करता था वैदिक शिक्षा में। अब बौद्ध शिक्षा में थोड़ा सा जाते हैं आप लोग। तो बौद्ध शिक्षा में बौद्ध शिक्षा जो प्रणाली थी, उच्च शिक्षा प्रणाली के दूसरा भाग, पहला भाग वैदिक शिक्षा, दूसरा भाग बौद्ध शिक्षा। तो बौद्ध प्रणाली में एक बच्चे के 8 साल की उम्र में प्रवेश होती थी, अर्थात 8 साल में वो अपना शिक्षा आरंभ कर सकता था। 8 वर्ष में शिक्षा शुरुआत होता था। शिक्षा की शुरुआत होता था। और जैसे इसमें विद्या आरंभ समारोह, उपनयन समारोह, उसी तरीके से इसमें भी जैसे आज बताया मैंने कि आज कॉलेज में जो नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए वेलकम फ्रेशर होता है। उस समय पे स्कूल में भी जो नए बच्चे आते थे उन लोग का वो प्रोग्राम विद्या आरंभ समारोह, उपनयन, वैसे ही बौद्ध शिक्षा में जो प्रोग्राम होता था, जो उनके वेलकम जो होता था, तो उसको प्रबज्जा नाम दिया गया। याद रखिएगा, ये वैदिक शिक्षा में विद्या आरंभ समारोह और उपनयन, तो इसमें है प्रबज्जा, या इसको प्रबज्या भी बोला जाता है। प्रबज्जा।
जी हाँ, 1 मिनट में बता देता हूँ कैसे लिखेंगे उसको आप लोग। ये दोनों तरीके से अगर लिखेंगे आप लोग तो ये सही होगा। प्रवज्जा या प्रवज्जा नामक समारोह जो होता था इनका, वो इनके विद्या आरंभ कराने के लिए शुरुआती प्रोग्राम हुआ करता था। और ये जो है वैदिक प्रणाली के विपरीत इस दीक्षा समारोह का अभ्यास सभी जातियों के लड़कों के द्वारा किया जाता था। याद रखेंगे कि इसमें आप लोग देखेंगे कि वैदिक शिक्षा में जाति विशेष थी। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 प्रमुख जातियों के लिए ये वैदिक शिक्षा प्रणाली था। लेकिन ये जो बौद्ध शिक्षा जो प्रणाली था, ये ठीक वैदिक शिक्षा प्रणाली के विपरीत था, जस्ट उल्टा था। और इसमें जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने की बात होती थी, उसमें इसको जाति भावना से दूर रखा गया था। जाति भावना नहीं थी इसमें, और इसमें सभी जातियों के लड़कों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। नोट कर लीजिए, हो गया तो यस करिए और मैं आगे बढ़ता हूं फिर। जी सर। हो गया, हो गया सर। समझ में तो आ रहा है ना कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, आ रहा है। आ रहा है ना, तो समझ में आना चाहिए। एक शिक्षक और शिक्षार्थी का दोनों का मकसद यही होता है कि जो शिक्षक बता रहा है वो शिक्षार्थी के मन मस्तिष्क में प्रवेश करे, तब तो शिक्षा का मकसद पूरा होता है। तो चलिए जानते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में 8 वर्ष प्रवेश की शुरुआती वर्ष होते थे। 8 वर्ष उनके लिए आवश्यक था कि भाई शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो विद्यालय में प्रवेश करता। उनके विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवज्जा या प्रवज्जा नामक समारोह उनके लिए वेलकम करने के लिए हुआ करता था। और उसमें जाति भावना नहीं थी, याद रखिएगा, बौद्ध में। और सभी जातियों के लड़कों को इसमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, या कहें कि उनको अनुमति थी। और इसके बाद बच्चा जो है अपने घर को छोड़ करके, अपने शिक्षक घर को छोड़ करके, जो उसका शिक्षक था, शिक्षक क्या उस समय पे आप लोग लिखिए भिक्षु, जो भिक्षु था उसके पास आया करता था। और उस भिक्षु और उस शिक्षक के ही मार्गदर्शन में वो मठ में रहते थे। याद रखिएगा, मठ में रहते थे, मठ में रहते थे। संस्कृत के पुस्तक में हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा करते थे। आप लोग को याद होगा, दूधाधारी मठ। किसी को याद है तो हाँ बोलिए। नहीं सर। नहीं याद है?
मुझे आज भी याद है, दूधाधारी मठ 1620 संवंतरे। तो उसी तरीके से बौद्ध धर्म में, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, वो मठ में भिक्षु के साथ वो शिक्षार्थी रहा करते थे। और बौद्ध के दौरान कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो है वो सामने आई। तो वो थी, यहां तक दिख रहा है आप लोग को? ओके। जी सर। तक्षशिला और नालंदा। विश्वविद्यालय इस बौद्ध धर्म के ही दौरान प्राचीन काल में सामने आया। हम इसको और बहुत ज्यादा विस्तार से आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप सबको ये सब जो पॉइंट है उसको अभी जानना जरूरी है। तो तक्षशिला और नालंदा जो है ये बौद्ध धर्म के ही दौरान सामने आया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट कर लिए तो फिर मैं आगे पॉइंट पे आऊं। और यहाँ पे अगर कोई डाउट भी होगा तो फिर आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। हो गया तो मिटाऊं मैं? जी सर। इसको आपस में भाजी भाटा मत कर लीजिएगा, आप लोग से विशेष विनती है ये, क्योंकि इससे अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग कंटेंट से क्वेश्चन निकाल के पूछा जाता है। बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है, और एडवांस चीज को ही जानना है अपने को, तब कहीं हम 6% में आएंगे। कसम खा लीजिए आप लोग सब 6% में आने के लिए, और तब तो पढ़ाई करेंगे, उसका कुछ मकसद होगा। चलिए, वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा के इस पॉइंट से कुछ और आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्योंकि हम मेन हेडिंग जो पढ़ रहे हैं वो उच्च शिक्षा का ही है, उच्च शिक्षा प्रणाली का ही है। तो इसमें जितने भी चीज आएंगे वो सारे चीजों को हम बारी बारी करके देखेंगे। अब बात करते हैं महिला शिक्षा। तो महिलाओं को गृहिणी का कार्य जो होता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक शब्द है, आप सबको पता होगा, क्या था? क्या बोला जाता है गृहिणी को, बताइए। आवाज अटक रही है, रिपीट कीजिए। और कोई दूसरा, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसलिए वहां उनका आवाज में मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोई और ट्राई कीजिए वो जो हाउसवाइफ। बोलना चाह रहे हैं। हाउस वाइफ है हाउसवाइफ। ना भाई? हाँ, तो गृहिणी का जो काम होता है हाउस वाइफ का होता है, हाउस कीपिंग का होता है। मेरे अक्षर से भी अगर आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ होगा तो बताइएगा भाई, मैं थोड़ा उर्दू में लिखता हूँ, हिंदी में समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो हाउस वाइफ का काम हाउस कीपिंग के साथ ही नृत्य संगीत करना, नृत्य करना, संगीत करना जैसे प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता था इनको।
जिससे कि वे नृत्य संगीत, गान बजान के साथ ही साथ अपना हाउसकीपिंग का काम भी सीखते थे, और उनको उस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी, कहना चाहिए प्रशिक्षित किए जाते थे। और लड़कियों को भी उपनयन समारोह जो होता था उसमें शामिल कराया जाता था। और उपनयन जो समारोह था वो कहीं ना कहीं, पिछला क्लास में मैं बताया आपको कि शिक्षा प्रारंभ करने के लिए उनका वेलकम उपनयन के माध्यम से उनका होता था। और इसमें भी जो महिलाएं थी उनको भी दो भागों में बांटा गया था। आपको पता हो कि जो महिला जिनका शादी हो गया है उनको अलग, और जिन महिलाओं का शादी नहीं हुआ है उनको अलग। तो जो शिक्षित महिला थी या जो शिक्षा ग्रहण कर रही थी महिलाओं को, उन शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला था सयोद्दोवहस, जिन्होंने अपनी शादी तक सिर्फ अपनी शिक्षा का पालन किया। क्या नाम था? सयोद्दोवहस वहस। थोड़ा नाम कठिन है, सामान्य जीभ नहीं पलटता है, लेकिन कोशिश आप लोग कीजिएगा। सयोदो वहस, सयोदोद्वहस, ये वे महिलाएं थी जिन्होंने अपनी शादी तक सिर्फ अपनी शिक्षा का पालन किया। या लिख सकते हैं शिक्षा ग्रहण शादी तक, या शादी के पहले, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने शादी ही नहीं की और जीवन भर वे पढ़ाई जारी रखी, उन्हें कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी लिखिएगा, ब्रह्मवादिनी। थोड़ा जल्दी लिखने का आदत है तो मात्राओं को देखिएगा, गलती होगा तो उसे सीखना है हम लोग को। तो ब्रह्मवादिनी के नीचे इनकी विशेषताएं हैं। ये अविवाहित रही, अर्थात शादी नहीं की, और जीवन भर ये शिक्षा ग्रहण की। इन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं अपन। ये कई बार एग्जाम में पूछा है और यही नाम से पूछता है कि शादी तक शिक्षा उन्होंने अपना ग्रहण किया, तो उनको क्या नाम से जाना जाता था। और जो शादी नहीं की और जीवन भर शिक्षा ग्रहण करती रही,
उनको क्या नाम से जाना जाता था। तो ये आप लोग विशेषकर इसको ध्यान रखिएगा। और आगे इसकी कुछ बात जाने तो वेदों और वेदांगों को महिलाओं को भी पढ़ने दिया जाता था, अर्थात महिलाएं भी वेद और वेदांगों को पढ़ा करते थे, लेकिन उन्हें कुछ धार्मिक गीत। सर ये वेदों वेदांगों वाला अलग पॉइंट है, किसमें रहेगा सर ये जितने भी सारे चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे बौद्ध के अंदर है, याद रखिएगा। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंदर ही ये सारी चीजों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसी की सारी ये विशेषताएं हैं, क्योंकि आज आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो कूट क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन में कूटनीति दी जाती है, अर्थात कहीं ना कहीं एक तरह से देखेंगे कि छोटे छोटे पॉइंटों से अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस एक नाम मात्र का सिलेबस रह गया है, जो सिलेबस को देखेगा पढ़ेगा वो शायद ही इस समुद्र की गहराइयों को नाप पाएगा, नेट और सेट और 6% में आएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनकी छोटी छोटी विशेषताओं को जानें, छोटी छोटी विशेषताओं को अंदर से पढ़ें और समझे, उसके बाद उस पर कहीं ना कहीं हम लोग गहन अध्ययन करके। और ये भी बता दूं आप लोग को कि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इससे भी आपको आगे एडवांस बनना है, और एडवांस बनेंगे तभी हम 6% में आएंगे। तो उसी के लिए हम लोग छोटी छोटी विशेषताओं को ध्यान में लेके आगे पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे मैं बता रहा हूं आपको कि वेद और वेदांग जो था, उस वेद और वेदांगों को महिलाओं को भी पढ़ाया जाता था। महिलाओं के लिए भी, महिलाएं भी इसके पात्र थे, महिलाओं को भी ये पढ़ाया जाता था, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ हद तक सीमित रखा गया था, जिनमें उनको कहीं ना कहीं धार्मिक गीत, कविता तक ही उनको सीमित रखा गया था। और जैसे कई सारे अनुष्ठान, कई सारे कार्यक्रम, इनके लिए कुछ धार्मिक गीत, कविता उनको सिखाया पढ़ाया जाता था। और कुछ उल्लेखनीय वैदिक और उपनिषद महिला विद्वानों को अपाला, इंद्राणी, घोषा, लेपामिद्रा, गार्गी और मंत्रेयी, अर्थात इसमें इस पॉइंट के आगे मैं कुछ और बता रहा हूं, वो था कुछ ऐसे उदाहरण जो वैदिक महिलाएं थी। और जो वैदिक महिलाएं थी जिनका नाम उल्लेख होता है, उनका नाम था अपाला, इंद्राणी, और घोषा, लेपामुद्रा, गार्गी और मैत्रेयी। गार्गी और मैत्रेयी ये प्रमुख वैदिक महिलाएं थी। आज के टॉपिक में अपन इतना ही करते हैं। अगर यहाँ तक में कोई भी छोटे से छोटे पॉइंट में भी, कोई बड़े से बड़े पॉइंट में आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कल से एक विशेष क्लास
सेकंड क्लास रहेगा हमारा हायर एजुकेशन का, जिसमें हम लोग वेदों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वेद हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय उच्च शिक्षा में शामिल थी, और कौन कौन से वेदों को हम अनुसरण करते थे। आप सबको पता होगा वेदों की संख्या। तो अपने मीठे सुवचनों से मुझे बता दीजिए कि आप लोग कितने वेदों को जानते हैं। सिर्फ संख्या बताना है और कल पढ़ेंगे उसको हम। 2 का जवाब आया है अभी तक, और बाकी 3 लोग भी हैं क्लास में। जी मैं सर, चाहूंगा 4। कि आपने 4, तीसरा हो गए। और 2 लोग पानी पी रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। तो आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं आप लोग, अच्छी शिक्षा है आपके पास। तो आपकी बातें ही सत्य है कि हमारे भारतीय संस्कृति में, उच्च शिक्षा में 4 वेदों का उल्लेख है। और चारों वेदों के बारे में मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अध्ययन करके आइएगा, जिससे कि आप मुझे ऊर्जा दे सकें। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपके साथ शिक्षक है, उसको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपका हाँ सर, यस सर, कुछ टू वे कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। तो मैं आप लोग से चाहूंगा कि आप जो कल की क्लास में जब आप और हम मिलें, तो इन वेदों के बारे में बढ़िया से आपको ज्ञान हो, और मुझे समझाने में भी मजा आए, और कुछ आपके भी पॉइंट आए और कुछ मेरे भी जाएं, और कुछ आपसे भी मैं सीखूं और मैं भी कुछ सिखाऊं आपको। तब बहुत अच्छा लगेगा। तो 4 वेदों के बारे में हम लोग आज तक सुने हैं, और 4 वेदों को हम लोग कल बढ़िया विस्तार से जानेंगे। और अगर कुछ डाउट होगा तो जरूर से मुझे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, क्लास आज की ओवर करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर।